मिसबा जी, गुड इवनिंग। या तो आप लोगों का स्कोर क्या क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, मार्क्स नहीं। आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था संडे को, उसके बारे में बताओ। 68 क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। लेकिन ये 80 तो कम से कम होना चाहिए मिनिमम। तो वो, गुड इवनिंग। ठीक है। ऑडिबल हूँ, आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? 85 क्वेश्चंस, वेरी गुड। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को देना है, टेस्ट को दीजिए। और जो भी मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई करो। ठीक है, चलो। तो ENWR आधारित गिरवी वित्त पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना एक योजना है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ शॉर्ट जो न्यूज इन क्या कहें इसको, जो शॉर्ट नोट्स वाला जो है ये पोर्शन। जी। ठीक है, चलो। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ही था। हाँ। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज इन शॉर्ट है, इसको हम थोड़ा सा फोकस में रखेंगे, है ना। और आप लोग को एनवायरनमेंट का और इकोनॉमी का फैब तक मैंने अपडेट करके दे दिया है। ठीक है, तो आप वहां से इसको मल्टीपल टाइम्स आप अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो। सो क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। ठीक है, ये आपका CGS NPF करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की। ये स्कीम किसके लिए है? ये बेसिकली इसका जो लॉन्च किया गया है, इट्स अवेल लोन अगेन इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। उसके बेस पे किसको मिलेगा? किसानों को, फार्मर को मिलेगा। ये स्कीम की बेनिफिशियरी कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल है वेयर हाउस रिसिप्ट, बट है ये किसानों के लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, किसान वगैरह जो है, फार्मर जो है वो लोन ले सकते हैं, और अपनी उपज को जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा उनका जो भी जो कमोडिटीज है उसको वहां पे वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस स्कीम के बारे में क्या, इट्स अ डिजिटल वर्जन। ठीक है। एक्ट इसके लिए एक लाया गया था, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 2007 का, उससे ये रेगुलेट होता है। और इसमें इस गोदाम में जो भी माल को जो ट्रांसफर किया जाएगा, कमोडिटी को जो ट्रांसफर और सेल ऑफ डिपॉजिट गुड इन अ रजिस्टर्ड वेयर हाउस थ्रू इंडोर्समेंट। तो गोदाम में रखे माल या उसको बिक्री करना हो, ट्रांसफर करना हो, उसके माध्यम से ये की जा सकती है। ठीक है, 2019 में मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है 2019 से ही, कि जितने भी NWR होंगे वो सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही क्या होंगे, इशू होंगे। रिसिप्ट जो मिलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से ही। अब नहीं, आप ऐसे समझो, एक किसान है, एक फार्मर है, फार्मर अपने उस वेयर हाउस में जाके अपना 10 किलो या 100 किलो मान लेते हैं, चलो 100 किलो क्या है, आलू रख दिया। ठीक है, तो उसका रिसिप्ट मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में ही मिलेगा उसको। ठीक है, रिसिप्ट जो मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया, ये कौन सा मिनिस्ट्री जो है 2017 में आया है, बिल्कुल। ठीक है, तो उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है ये इसको देख रहा है। ठीक है,
टोटल फंड जो है इसका 1000 करोड़ का है फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग जो फाइनेंसिंग है। 1000 करोड़ का इसका लिमिटेशन, मतलब टोटल फंड होना है एलिजिबल। जो अच्छा, लोन कवरेज कितना रहेगा, ये 75 लाख एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, ये भी ध्यान रखना। और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए 200 लाख करोड़ का इनका टोटल फंड है। ठीक है, कोई भी, अब इस बैंक को बेसिकली बैंक ही तो लोन प्रोवाइड करेगा ना, तो उसके लिए जितने भी कमर्शियल बैंक हैं बेसिकली एलिजिबल बोरोवर्स कौन होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होंगे, वुमेन, एसटी एससी, पीडब्ल्यू फार्मर्स, एमएसएमई ट्रेडर्स, फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओएस एंड कोऑपरेटिव्स, ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये एलिजिबल होंगे। किसको किसको लोन मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो कवरेज की जो गारंटी होगी वो 85% तक होगी 3 लाख रुपए का ऋण में। और अगर 3 लाख से 75 अगर परसेंट आप ले रहे हैं तो 80% की गारंटी होगी इन सब के लिए। अब यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 2 पॉइंट में थोड़ा सा यू नो आप अपने माइंड में जगल कर सकते हो कि सर कौन सा टॉप स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट वाइज लिमिटेशन दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये 75% कवरेज ऑफ जो ये है आपके बोरोवर्स के लिए भी 75% होगा, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट कवरेज में यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आप थोड़ा सा फंस सकते हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो किसानों को मजबूरी में फसल बेचने से बचाने में ये मदद करेगा। ऑब्वियस है यार, अभी जो मैंने प्रोड्यूस किया पोटैटो, ठीक है, उस पोटैटो को अभी मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा है सही, तो वेयर हाउस में रख देने पर 6 मंथ के लिए रख दिया, स्टोर करके रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो स्टोर करके रख दिया, खराब नहीं होगा। जब सीजन आ जाएगा या फिर जब उसका मार्केट में जब अच्छा दाम मिलेगा, मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा, मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। क्लियर, इसके लिए किया गया है। क्लियर है, चलो, कि मजबूरी में बेचने की जरूरत ना पड़े अपने आप, अपना माल आपको कब बेचना है, किसी मजबूरी में नहीं, हाँ, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई अभी मान लो किसान को अभी ही पैसे की जरूरत हो, तो क्वेश्चन उठेगा ना, नहीं तब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, तो कम से कम मजबूरी में बेचने की जरूरत ना पड़े, इतना तो यार अमाउंट सबके पास होता है, ठीक है। वो मीडिया जब पर्सन आते हैं ना, तभी लोग सब हैंड टू माउथ हो जाते हैं, होता सबके पास है, ठीक है, थोड़ा बहुत, चलो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होता सबके पास है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, किसान पहचान पत्र, ठीक है। ये एक रिसेंट का इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये एक एडवाइस किया था कि कैम मोड अप्रोच रहेगा ये, टू इंश्योर फास्ट एंड इंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स, यानी कुल मिला के जितने भी किसान हैं, जितने भी फार्मर है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ध्यान देना, ये सलाह दी है, एडवाइस किया है, ठीक है। चलो, तो इस डिजिटल ये इसका मोड क्या रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। रा, इस आईडी में राज्य की भूमि रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा, अटैच कर दिया जाएगा, कौन कौन सा आप फसल को क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को आप बो रहे हो, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे ही, तो डेमोग्राफिक हो गया, क्रॉप सॉन हो गया, लैंड ओनरशिप है किसका है, ये सारी जानकारी इसमें रहेगी। अब इसका रोल क्या होगा यार, फायदा क्या होगा इससे, ये पहचान पत्र या ये जो आइडेंटिटी कार्ड जो फार्मर का है, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तो रोल ऑफ एग्रीस्टेक जो है, इससे क्या होगा कि एग्रीस्टेक एग्रीकल्चर मिशन का एक हिस्सा है, इसमें 3 डेटाबेस शामिल होगा। एक तो किसान की रजिस्ट्री, फार्मर की रजिस्ट्री हो जाएगी, एक जियो
प्रेफरेंस्ड विलेज मैप हो जाएगा, यानी वो जो फार्मर है वो किस विलेज से एसोसिएटेड है, ठीक है। और क्रॉप फार्म की रजिस्ट्री भी हो जाएगी कि कौन कौन सा फसल आपने बोया है, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होगा, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस। ऑब्वियस है कि बेटर फार्मर जो आइडेंटिफिकेशन से गवर्नमेंट की इसकी जो सब्सिडी वगैरह जो मिलती है, जो जो स्कीम है उसका बेनिफिशियरीज या स्टेक होल्डर बन सकते हैं। डेटा आधारित आपके पास एक डेटा होगा तो जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग, डेटा ड्रिवन जो डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हो, ठीक है। और एक प्रमोट डिजिटल एग्रीकल्चर थ्रू एक्यूरेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रहेगा तभी तो काम कर पाओगे, है ना। आप पॉलिसी लेवल पे काम कर पाओगे। क्लियर हो गया, चलो आ जाओ। किसान कवच, ठीक है, किसान कवच। डीबीटी ने क्या किया है, ये हाल ही में किसान कवच क्या है भाई, किसान कवच नामक एक एंटी पेस्टिसाइड सूट तैयार किया है, ये इट्स अ सूट, किसान कवच। इंपॉर्टेंट है ये सभी जो अभी बता रहा हूँ ना, सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लगाने की भी जरूरत नहीं है मुझे। कल को आप ब्लेम गेम कर दोगे कि सर आपने मेंशन नहीं किया। चलो लिख देता हूँ, ठीक है। बैंगलोर ने इसको विकसित किया है, ठीक है, इंस्टेम। और ये हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाता है उसके क्रॉप्स को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हार्मफुल पेस्टिसाइड एक्सपोजर को, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या रहेगा, ट्राउजर है, पुल ओवर है एंड फेस कवर जो है, ये सब आपको प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा। पूरा बॉडी सूट है ये एक तरह का, ठीक है। अक्साइन फैब्रिक का इसमें यूज किया गया है, जो कीटनाशकों को रासायनिक रूप से तोड़ देता है, यानी बेसिकली ऑक्सफाइन फैब्रिक क्या है, ये केमिकल ब्रेकडाउन करता है पेप्टिसाइड को, दैट लैंड ऑन द सूट ड्यूरिंग स्प्रेइंग, जब स्प्रे करोगे तो वो इतने मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा उस ये सूट कि आपके ऊपर अगर वो पड़ भी रहा है उसका उसका जो ड्रॉपलेट है तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और रसायन ये जो केमिकल है ये बेसिकली आपका जो बॉडी है वो इनटेक करने से या उसको एब्जॉर्ब करने से रोक देगा। तो दिस प्रिवेंट हार्मफुल केमिकल फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्किन, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को भी मैंने छोड़ रखा है, चलो। अब देखो इसी चीज को क्या कर सकते हो, आप एक एक लाइन लिख सकते हो कि आप गवर्नमेंट फार्मर के लिए के फेवर में क्या क्या स्टेप ले रही है, तो आप ये सब का नाम भी लिख सकते हो मीन्स में, है ना। एक पूरा बेहतर ढंग से मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। इसमें से कोई भी आ जाए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रो लिख दिया ताकि कल को ब्लेम ना आए, ठीक है। आप लोग ब्लेम गेम करने में माहिर हो, है ना, कुछ भी हो टीचर की प्रॉब्लम है। चलो, फैशन और निर्माण आपूर्ति श्रृंखला सुधार पहल, इनिशिएटिव फॉर रीशेपिंग शेपिंग सप्लाई चेन ऑफ फैशन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए। अब ये क्या है भाई, देखो एज सिंपल एज दैट, जितने तरीके से आप समझ सकते हो उसको इजिली तरीके से, ये 7 अदर कंट्री भी लॉन्च कर रहा है, इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज हैं। इन्होंने फैशन और कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए एक इनिशिएट लिया है, नया इनिशिएट किया है, उसको फंड कर रहे हैं। द इनिशिएट इज फंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। ये आपको इन्वायरमेंट में जिन लोगों ने मेरी क्लास ली होगी इन्वायरमेंट की मॉर्निंग वाली, उसमें आपको क्लियर पता चल रहा होगा,
ठीक है, अंडर 6 ईयर, ये जीई की तरफ से है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का हिस्सा है ये, जो सप्लाई चेन से खतरनाक रसायनों को हटाना है, इसका पर्पस ही ये है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री है? 6 कंट्री, देखो 7 इंडिया के अलावा है, तो देर आर अभी 8 कंट्रीज हैं इसमें। 1 2 देखो, कोस्टारिका, इक्वाडोर, इंडिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पेरू और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये जो फैशन जो है, यानी फैशन टेक्सटाइल की बात हो या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सप्लाई करने के, जैसे कि अगर आप ऐसे समझो, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई कोई लेबर काम कर रहा है, तो उसका सूट कैसा होना चाहिए, उसके हेलमेट कैसा होना चाहिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, एक जैकेट पीले येलो कलर का और यू नो सैफरन कलर का एक सूट आ गया है। दूर से काम करना है तो रात में काम करना है तो रेडियम लगा हुआ आ गया है ना? देखा है ना? हाँ, तो इससे क्या होगा, एक तो सप्लाई चेन भी ठीक रहेगी और इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कम ये थ्रेट लगे। ठीक है, तो रीशेप सप्लाई चेन इन फैशन, टेक्सटाइल एंड कंस्ट्रक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव यही है यार, है ना? रीजनरेट, डिजाइन एंड रिप्लेस नॉन ड्यूरेबल, जो नॉन ड्यूरेबल, जो गैर नवीकरणीय सामग्री को, यानी आप उसको कुछ बदल नहीं सकते। तो कई बार कपड़ा ही ऐसा बना है तो दूसरे कपड़े से उसको बदल नहीं सकते, तो कम से कम अब ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि आप रीयूज कर सके उसे। रीजनरेटिव डिजाइन है, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इंकरेजमेंट मिलेगा, रिसोर्सेज इफिशिएंट जो प्रोडक्शन है, टू लोअर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। और जितने ज्यादा कपड़ा बनेगा तो यार वो भी तो, अगर बेकार हो रहा है, जल्दी जल्दी बेकार हो रहा है तो भी, मान लो कि वो जो सूट बना, वो सूट कंपोज नहीं हो रहा, वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे? प्लास्टिक का ज्यादा मटेरियल यूज कर दिया हमने इसमें, तो क्या करोगे? ठीक है, तो संसाधन कुशल उत्पादन को प्रोत्साहित करना कि नहीं, एक तो जो रिसोर्सेज है हमारे वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन है उसको हम कम कर सके। ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटा छोटा टॉपिक है ये, आपको उसमें भी मिलेगा, जो इकोनॉमी का सेक्शन जो है उसमें मिल गया होगा। भाई साहब, कितने लोगों ने पढ़ लिया उसको, रीडिंग वगैरह कुछ लिया है किसी ने? सुबोराज, मिसबा, चलो 90 पेजेस, ठीक है, वेरी गुड। जितना जल्दी आप उसको रिवाइज कर सको, हाँ बिल्कुल। परपेचुअल बॉन्ड, अच्छा ठीक है। तो उसका फीडबैक भी दे देना मुझे थोड़ा सा, कि मार्केट में जितने भी अभी तक ईयरली आए हैं उसमें से ये बेटर कैसे है, या बेटर है या नहीं है। अब ये मत बोलना पिक्चर नहीं है सर, रॉ फॉर्म में है, नहीं, रॉ फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में नहीं रहेगा, जहां पे पिक्चर की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे है, बट वो थोड़ा सा इशू है मेरे लिए, कॉपी स्ट्राइक का थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो, स्माइल प्रोग्राम। अब ये स्माइल प्रोग्राम क्या है? इंडिया ने और एशियन जो ईडीबी है, इन्होंने साइन किया है 350 मिलियन का एक पॉलिसी बेस्ड लोन जो है सैंक्शन हुआ है, अंडर द सेकंड सब प्रोग्राम ऑफ द स्माइल प्रोग्राम। ठीक है, ये इसलिए जो लाइमलाइट में आ गया बेसिकली, 350 मिलियंस का इंडिया और एडीबी ने साइन किया, पॉलिसी बेस्ड लोन। ठीक है, तो स्माइल क्या है? स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। स्माइल का फुल फॉर्म है, ये हो सकता है आपको पीसीएस पूछ ले आपसे, पीसीएस के लिए भी देख लो। ठीक है, एक प्रोग्राम है जो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, यानी बेसिकली ये क्या है, इट्स अ
स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोग्राम है एडीबी का, लॉजिस्टिक सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्ट्रेंथन देना है यार, ऑब्वियस है। बेटर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करना होगा फॉर लॉजिस्टिक के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इसमें पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए वगैरह के लिए। इंप्रूव एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक यूजिंग स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर बेटर इफिशियंसी, इसके लिए भी। तो ये कॉमन सेंस से निकल के आ रहा है यार कि एक चीज में देखो लॉजिस्टिक के लिए है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है कि बहुत सारा जो हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है उसको उसको रखना है, उसका मल्टी मॉडल पार्क बनाना है। ठीक है, इसमें निजी क्षेत्र भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो भी भाग लेंगे, ऑटोमेटेड तरीके से होगा। तो जब आप स्मार्ट और ऑटोमेटेड तरीके से अगर सिस्टम अगर काम करेगा तो इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। राइट, क्लियर, सब लोग आज ईद मना रहे हैं, वेरी गुड। यूपीएससी अपना ईद मनाएगा फिर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजिकल पोर्टल, ई माप। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसने डेवलप किया है ई माप। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट स्टेट लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनटू अ यूनिफाइड नेशनल सिस्टम। राज्य कानूनी मशीन माप विज्ञान विभागों को इंटीग्रेटेड करना है, यानी जितने भी स्टेट्स के जो मेजरमेंट वगैरह जो लेते हैं ना, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल में मेजरमेंट नहीं, बेसिकली मेट्रोलॉजिकल उसमें इंटीग्रेटेड करना है आपस में इनको। ठीक है, तो डिपार्टमेंट है, तो करंट जो सिस्टम है वो क्या है हमारा, अभी तक अपने अपने पोर्टल सब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सब लोग अपना अपना, बिहार का, यूपी का, झारखंड का, सबका अपना अपना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पैकेज जो कमोडिटीज है ना, उसका लाइसेंस है या वेरिफिकेशन ऑफ जो उसका वेइंग और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है उन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अभी तक सब लोग क्या करते थे, अपने अपने वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन करते थे, लाइसेंस जारी करते थे। बिहार अलग करेगा, झारखंड अलग करेगा, यूपी अलग करेगा, केरला अलग करेगा, है ना। तो ये अपने अपने सब पोर्टल का यूज करते थे। ठीक है, ये नेशनल से अब जाके इंटीग्रेटेड हो गया, यानी अब सेंटर से मोदी जी के, ऐसे आप समझो, ये तो मैंने सटायर किया, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अटैच होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लाइसेंसिंग की बात करें अगर हम, ठीक है, वेरिफिकेशन है, इंफोर्समेंट है, और जो कंप्लायंस है इन लीगल मेट्रोलॉजी। 2009 जो है उस प्रोसेस को क्या किया जा सके, थोड़ा सा या स्ट्रीमलाइन किया जा सके, थोड़ा इजी किया जा सके ना। ठीक है, इससे इसका बेनिफिट क्या होगा, अब एक बार पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ा सा उसको बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पेपर वर्क थोड़ा कम होगा कि बिहार का अलग है, यूपी का अलग है ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अच्छा, उसके अलावा डेटा ड्रिवन जो डिसीजन मेकिंग है वो भी हम ले पाएंगे। ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये तीन चार पॉइंट्स देख लो ई माप के लिए, बाकी ये कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। अगर आपने एक बार रीडिंग ले रखा है तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और न्यू स्टूडेंट को मैंने अभी इंटीग्रेट इसमें नहीं किया है, क्योंकि एक दो दिन करके देखा मैंने, दिक्कतें बढ़ गई थी, है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जामिनेशन के बाद ही मालूम चलेगा कि कितने क्वेश्चन आए, है ना, कितने, फिर कितने लोगों को लगेगा कि अरे काश पहले पढ़ लिया होता। ये सब चीजें होंगी बट अभी नहीं, अभी तो फिलहाल सिलवैयों का मजा ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बातें करना बहुत आसान है,
आपके एक्शंस अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी बातों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मान के चलिए कि आपका भला नहीं होने वाला। खुद को बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक ही नया हमारा है। ठीक। मर्चेंट शिपिंग बिल। अब ये बिल है यार, बिल इतना इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। मैंने कई बार बताया बिल अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें कुछ फैक्ट्स है इसके, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बिल इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना है ना। ठीक है, अभी तो ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल को, तो ये रिपील करेगा। ये जो बिल 24 जो अभी लाया गया, इंट्रोड्यूस हुआ है, ये रिपील करेगा द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को। ठीक है, थोड़ा सा एक शिपिंग में अमेंडमेंट एंड जो कंसोलिडेट लॉ है रिलेटेड टू मर्चेंट शिपिंग रहेगा। ठीक है, इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रीटीज, इंडिया इज अ पार्टी टू। तो भारत को थोड़ा सा एक ये रहेगा, घरेलू में थोड़ा सा भागीदारी हो जाएगी, है ना। कोस्टल जो ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है, वो थोड़ा सा इम्प्रूवाइज हो जाएगा, यही होगा। सो इसका प्री प्रोविजन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्यों है, इंपॉर्टेंस तो है यार कि 7,500 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा इंडिया के पास क्या है। नो नो नो, इट्स अ यूनियन, इट्स अ यूनियन मैडम जी। हम्म। ठीक है, जिससे कि कोस्टल एरिया का जो ट्रेड है वो कम से कम मैनेज हो जाए। ठीक है, तो प्रावधान क्या है कि तटीय व्यापार पे रोक लगेगी, यानी भारतीय जो इंडियन जो जहाजों को तटीय व्यापार में बिना किसी विशेष लाइसेंस के भाग लेने की अनुमति मिल गई। जी जी, वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ मैडम जी, शिवांगी जी आप देखिए जरा सा, वही बता रहा हूँ। आपको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, बट अमेरिका से जो आएगा उसको लाइसेंस लगेगा। तो बेनिफिट है या नहीं है, आपके लिए मोटिवेशन है। अरे, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, उसकी फीस भरना, आपके लिए आपको फ्री मिल गया तो मोटिवेशन नहीं है। केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया, लोग मोटिवेट नहीं हुए 10 साल। फिर कैसी बात कर रहे हैं। चलिए, अंतर्देशीय जहाजों को अनुमति, यानी जो बेसिकली जो इसमें, और जैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर में ही जो पटना से कोलकाता, कोलकाता से ये अपने देश के अंदर ही जो इनर वो चल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें उसको अनुमति दे दी गई है। अंतर्देशीय इनलैंड जो वेसल्स है भी तटीय व्यापार कर सकेंगे, ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग जो रणनीतिक योजना, ठीक है, उसके लिए ठीक है प्रोत्साहन, एक योजना बनाई जाएगी, स्कीम बनाई जाएगी, डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। कॉमन सेंस। पोर्ट लाइसेंसिंग की बात करें तो ये इसका एक डायरेक्टर जनरल होगा, वो लाइसेंस जारी करेगा, जिसके लिए चालक दल की नागरिकता और पोत की आवश्यकता, जैसे कि कारकों को भी ध्यान में रखा जाए, तो पोत आपका जो वेसल है वो कितना पुराना है, अब इंडियन है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें इसके कुछ अलग भी प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि कुछ अपराधों पर समझौता, कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया है। कहीं पे आप समझौता कर सकते हैं, कहीं पे पनिशेबल ऑफिस जो ऑफिसर पर आप उसको फाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, महानिदेशक को, डीजी को सारे जितनी भी आवश्यक जानकारी है, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको मांगने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए, 12 समुद्री मील की क्षेत्रीय सीमा के भीतर और माल की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।
आपको पता है कोस्टल एरिया है, इसका 12 माइल जो है ये भारतीय सीमा ही माना जाता है कोस्टल एरिया का। रेगुलेशन की बात करें तो वही डायरेक्टर जनरल जो है ऑफ शिपिंग जो है इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो मानदंड है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ आपको इसके लिए कुछ क्या कह सकते हैं कि कुछ आपको शुल्क वगैरह जो है वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी दे आपको लगेगा। ठीक है, टैम टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स रेगुलेट टैरिफ्स एंड चार्ज फॉर कोस्टल जो शिपिंग सर्विसेज है उसके लिए कुछ चार्ज वगैरह लगेगा। विदेशी झंडे वाले जहाजों को भारतीय तटीय जल में माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे आप फंस सकते हो, अगर आपका एक वेसल है उस पे अगर अमेरिका का झंडा है, आप माल ढुलाई नहीं कर सकते, वो इंडियन का काम है। यानी इंडियन मजदूर से काम लेना होगा, जो भी कॉस्ट उसका जो है वो सारी चीजें वही कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर है सभी को? जलवाहक योजना एक प्रोग्राम आया है, जितने भी अ, अब तक तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस को कर रहा, मतलब पीवाईक्यू कर लिया होगा, कम से कम 4-5 बार तो मिनिमम किया होगा, है ना? उससे भी ज्यादा कर रहे हो, अच्छी बात है। आपकी चाय है, जितनी चम्मच शुगर ऐड करो वो उतनी मीठी होगी, है ना? बट अब ये कोई मत कह देना कि सर अभी तक हमने ठीक से देखा नहीं है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं उसमें प्रोग्राम्स है, उसमें बेसिक चीजें क्या पूछी जा रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलो। तो जलवाहक अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जलवाहक एक स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए भाई, पर्पस क्या है? कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑब्वियस है। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई करना है उसको। ठीक है, इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI, और ICSL, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों कंपनी जो है, ये दोनों लिमिटेड जो कंपनी है, ये किसकी किसकी ये है आपकी सब्सिडरी है, कंपनी है ये, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। आ गया प्री में, यहीं से बन जाएगा सवाल। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया 2024 अगर या 25 आ गया है, आप उसमें भी देख सकते हैं, ये वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंकरेज करना है कार्गो मूवमेंट को वाया नेशनल जो वाटरवेज है, NH नेशनल वाटरवेज 1 to 16, है ना? 1, 2 and 16 पर माल ढुलाई को बढ़ावा देना है, 3 पे कम से कम। ठीक है, और इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट भी आना वाला है, लगभग इट्स राउंड अबाउट 100 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, ठीक। 3 वर्षों के लिए ये योजना जो होगी, स्कीम जो होगी, इस वैलिड होगी इनिशियल पीरियड फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 1, 2 and 16 ये याद है आपको? ये कहाँ से कहाँ चलती है, ये प्री के लिए देख लो यार। अब यही यूपीएससी पूछ लेगा आपसे, आपने तो रट्टा मार लिया 1, 2 and 16, प्री कहाँ से कहाँ तक है वो देख लो एटलीस्ट। ठीक है, रूट कवरेज की बात करें, अच्छा, इंसेंटिव की बात करें तो रिफर्बिशमेंट ऑफ अप टू 35% ऑफ टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है फॉर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो टोटल जो ऑपरेशनल जो खर्च है उसका 35% ये कवर कर लेता है। ठीक है, प्रतिपूर्ति होगी, और इसमें क्राइटेरिया है कि आपका 300 किलोमीटर की माल ढुलाई मिनिमम होनी चाहिए।
अगर आपका जो माल है जो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है तो मिनिमम वो 300 किलोमीटर का होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि लॉजिस्टिक लागत को जो उसका जो है कॉस्ट है उसको कम करना है, सड़क और रेलवे पर भार को घटाना है, यानी डिकनेक्ट रोड्स एंड रेलवेज, और प्रमोट करना इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो कॉमन सेंस से निकल के आएगा। अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा लेटेस्ट, तो इंडिया हैज अ 111 नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट। ये एक्ट कब का है? 2016 का। 2016 का ये एक्ट है। ठीक है, कौन कौन सी नदी पे है इंपॉर्टेंट? ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा? वही आपको बता ही चुका हूं, ऊपर में है IWAI, 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए अकाउंटेबल है। टॉपिक बहुत छोटा है, बेसिक्स सारे हो चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सेलेक्ट इसका है, जरा सा वो भी बताओ मुझे। टेस्ट जो होना है संडे को, वो कौन से सब्जेक्ट का होना है और कितने लोग देना चाहेंगे भाई? पहले ये भी बता दो, क्योंकि कुछ लोग देते हैं फिर अपने अपने टाइम से। मजाक तो नहीं चल रहा ना, पूरा मेहनत लगता है उसमें। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ उसके लिए, एयरपोर्ट्स के लिए है। ठीक है, चलो। एग्जाम का टाइम फिक्स है बॉस। अच्छा, 6 अप्रैल को हिस्ट्री है, आप लोग देख लो। ठीक है, रेलवे के लिए है, रेलवे के लिए है। चलिए, 2:30 बजे से 4:30 बजे का दोपहर का टाइम रखा गया है। ठीक है, ताकि सब लोग थोड़ा दे सके उस टाइम में। कोशिश कीजिए, टाइम तो आइडियलिस्टिक टाइम ये था कि आप 9:30 to 11:30 में एग्जाम दें, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, वो टाइम ज्यादा सुटेबल यूपीएससी के अकॉर्डिंग है ना। चलो, ताकि आपका माइंड भी उसी टाइम पे काम करे, बेटर तरीके से काम करे, है ना। चलो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, एनआरआई का एक ये है। एनआरआई, एनआरआई यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। ठीक है भाई, 24 का ये इंडेक्स क्या बता रहा है? सबसे पहले तो ये इसका एक नया जो है एडिशन जो है 24 में लॉन्च किया गया। थीम क्या था? थीम था बिल्डिंग डिजिटल टुमारो, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर डिजिटल रेडीनेस। ठीक है, इंडिया ने इस इंडेक्स में 11 जो उसका मूव्ड अप 11 प्लेसेस एंड सिक्योर 49 पोजीशन अभी इसको अभी राइट नाउ है 24 में। ठीक है, इसमें टोटल 133 इकोनॉमी को एक्सेस किया गया था। उसमें इंडिया ने उसको 49 उसको किया गया है। उसके जो मेन पिलर्स थे, जो एनआरआई मेजर्स फॉर डिजिटल जो रेडीनेस है अक्रॉस 4 पिलर्स: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। क्या क्या था इसका? प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, शासन और प्रभाव। ठीक है, पब्लिश कौन कर रहा है इस इंडेक्स को? तो ये बेसिकली पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट एंड दो इंस्टीट्यूट है, ये ऑक्सफोर्ड का, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा ये बनाया जा रहा है कि प्रिपरेशनस क्या रेडी, कितना रेडी है। ठीक है, डिजिटल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्ट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, ग्लोबल जो कोलैबोरेशन कैसा होगा, ये सब चीज के लिए कितना रेडी हो पा रहा है इंडिया, उसको लेकर चाहिए। इंडिया गॉट 49 रैंक। ठीक है, आउट ऑफ 133। क्लियर? पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा छोटा बहुत ही स्मॉल है, ध्यान कम जाता है, बट क्वेश्चन बनता है।
पीवाईक्यूज को जरा सा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ऑफशोर खनिज, खनिजों की पहली नीलामी हुई ऑफशोर का। ऑफशोर मैंने कई बार बता रखा आपको, ठीक है। चलो अब इसको भी जरा सा देख लेते हैं। फर्स्ट एवर ऑक्शन है ऑफ मिनरल्स इन ऑफशोर एरियाज, ठीक है। ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट एवर ऑक्शन है, ये पहली बार हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इन्होंने ये इसके ऑक्शन में लगाया था ऑफशोर मिनरल्स ब्लॉक के लिए। पर्पस क्या है, इंडियाज ऑफशोर मिनरल्स जो रिसोर्सेज है विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहाँ पे खोज करना, ऑफशोर खनिज संसाधनों की खोज करना है, ईईजेड पे, पर्टिकुलर ईईजेड पे, ठीक है। तो ऑक्शन के लिए 13 जो है मिनरल्स उसके लिए वे पुट अप फॉर ऑक्शन रखा गया था, 13 ब्लॉक्स रखा गया था। और ये स्थान था आपका अराबियन सी एंड अंडमान सी, ठीक है। खनिजों के प्रकार और क्षेत्र क्या है, इन टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड जो रीजंस है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन सैंड है ये आपका ऑफ केरला कोस्ट एंड अराबियन सी में, लाइम मड ऑफ गुजरात कोस्ट एंड अराबियन सी, पॉलीमेटालिक नोडल्स की बात करें एंड क्रस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान सी। इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ से क्या क्या मिल रहा है, माइनिंग के लिए रखा गया। आप ऑफशोर से कितना ये कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 200 मीटर से अधिक गहराई वाले समुद्र तल से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया का पहचान किया जिसमें कि आप ऑफशोर माइनिंग कर सकते हैं, पोटेंशियल है। इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो ये कॉमन सेंस वाली ब्लू इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी यार, थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, दैट्स इट। चैलेंजेस क्या होगा, तो चैलेंजेस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लिमिटेड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, हाई कैपिटल एंड स्किल लेबर रिक्वायरमेंट होगा, सभी लोग तो कर नहीं पाएंगे, जो हाईली स्किल्ड होंगे वही कर पाएंगे। समुद्र के नीचे जाना है, ओशन के नीचे जाके 200 किलोमीटर जो मीटर है उसमें जाके करना है, तो आपको उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, है ना। और जो इन्वायरमेंटल जो रिस्क है वो भी है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम डैमेज होगा, वहां पे आप माइनिंग करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अभी के लिए इतना ही। जो सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली इसको मैं कल करवाऊंगा, इसको मैं अंडरलाइन पहले से करके रख दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम कम बचे, और जो इंपॉर्टेंट अगर होगा तो वो करवा के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी के लिए इसको हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अभी थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी हम, क्योंकि जनवरी भी बचा हुआ है, जनवरी का थोड़ा सा अच्छा खासा ये है, और फेब भी। तो ये हम अगर 10 मई तक खत्म करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो न्यूज इन शॉर्ट है हम उसको फोकस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया है यहाँ से लगभग। शुभो एंड राज, कोई प्रॉब्लम? प्री पे फोकस कर रहे हैं अभी हम, है ना, तो ज्यादा जरूरी होगा। बाकी जो मेन जो टॉपिक है, जो बड़े टॉपिक है उसको हम वो भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। बट यार पहले प्री हो जाए, कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो। हम्म, न्यूट्रिशन शॉट, क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है अभी, तो थोड़ा सा हम इसको लेके चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, इंपॉर्टेंट है। यूएन का है, अगर कोई ब्रांचेस है तो वो इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा, है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियाज रोल, इंडिया का है री इलेक्ट हुआ है बेसिकली यूएन में, इस आयोग के का एक बार फिर से मेंबर चुन लिया गया 25-26 के लिए।
ठीक है, इसलिए लाइमलाइट में आ गया कि इंडिया ने अभी इसका जो जेनेसिस है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 2005 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और इसका काम है बेसिकली ये एक, ध्यान देना यहाँ पे, एक इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी है, ठीक है, एडवाइस देगा, इन्फोर्स नहीं करेगा। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वहां पे ये पीस के लिए बेसिकली जो है काम करता है, पीस एफर्ट के लिए, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, तो 31 जो 31 जो मेंबर्स है ऑफ स्टेट जो है वो सब चुने जाएंगे। इसमें वो कंट्री शामिल होंगे जो संयुक्त सबसे ज्यादा या तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर होंगे या ट्रूप्स कंट्रीब्यूटर होंगे। तो इंडिया बेसिकली पैसा नहीं देता है बट अपने सैनिक जरूर भेजता है। पाकिस्तान एंड इंडिया उसी कैटेगरी में आते हैं। मेंबरशिप कैसे मिलेगा, तो आप ज्यादा अपने सोल्जर्स को भेजो वहां पे, ठीक है। अमेरिका अपने वो भेज देता है, यू नो डॉलर भेज देता है, ठीक है। चलो, मैंडेट क्या है इसका, इसका एरिया क्या है, तो ब्रिंग टुगेदर ऑल रिलेवेंट सेक्टर्स टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, ठीक है, एडवाइस ऑन स्ट्रेटेजिक फॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग एंड इंश्योर रिकवरी एंड स्टेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन के लिए। कुल मिला के वही बात है कि सभी जितने भी दो पक्ष हैं, एक ए है और बी है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दोनों को एक पेज पे लेके आना, चलो भैया बैठ के बात करते हैं, हमारे पास भी करना है, तुम लोगों के पास भी है, चलो बात खत्म, ठीक है। तो एक एडवाइजरी बॉडी है ये। मिशन में वर्दीधारी कर्मियों का एक कंट्रीब्यूटर तो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ऑफ यूनिफॉर्म पर्सनल टू यूएन पीस में, ब्लू हेलमेट है ना, 6,000 पर्सनल जो है आर करंटली डिप्लॉयड इन यूएन पीस मिशन, ठीक है। थोड़ा लाइमलाइट में था, अब ये लाइमलाइट में क्यों है ये भी सुन लो। 2-3 ईयर से आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट जो एरिया जो जोन है, कहीं पे कू हो गया, कहीं गृह युद्ध चल रहा है, ऐसा कुछ है, तो वो एरिया यूपीएससी लाइमलाइट में रखता है, ठीक है। तो वो यहां से क्वेश्चन बन सकता है मे बी। कावेरी इंजन, ये तो बहुत दर्दनाक है, कावेरी इंजन, ठीक है, ठीक है। डीआरडीओ ने क्या किया है, एक इसको डेवलप किया है, एक मंजूरी मिली है बेसिकली कि भाई एरोस्पेस में इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस हो जाए, क्योंकि अभी इंडिया के पास जो एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन का मतलब ये नॉट नॉर्मल नहीं, फाइटर जेट है ना, उसका इंजन बनाने की कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास बहुत डेवलप नहीं है। तेजस भी है लेकिन ठीक है, तेजस आया है लेकिन अभी वो इंपोर्ट वाला जो है वही सब चल रहा है अभी फिलहाल। तो कावेरी इंजन मैंने पहले भी बताया है जैसे कि आपको, ये एक प्रोजेक्ट है जो बहुत लेट 1980 में 80s में स्टार्ट हुआ था, तेजस के लिए ये विकसित करना था, अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है। बट ये मानव रहित वाहन अनमैन एयर व्हीकल के लिए है, ये यूएवी एप्लीकेशंस के लिए इंजन रहेगा। द ड्राई कावेरी इंजन जनरेट्स 49 to 51 किलोमीटर थ्रस्ट ये जनरेट करता है, और जो घातक स्टेल्थ यूसीएवी जैसे यूएवी के लिए क्या है, थोड़ा सा सुटेबल है। तो ये अभी ठीक है, अभी प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है, बट कावेरी इंजन है क्या, तो आप तेजस से उसको जोड़ सकते हो। एक थ्रस्ट पूछ सकता है, तो हाँ थोड़ा सा एक केएन थ्रस्ट ये जनरेट करता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और अगर हमने थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस अगर है, तो एडवांस एरो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बस माइंड में रखना कि भाई कोई कावेरी इंजन भी है, ठीक है। जब काम हो जाएगा तो फिर यूपीएससी भी पूछेगा, फिलहाल के लिए छोड़ दो। चलो, सैटर्न 2, सैटर्न 2 क्या है, रशिया का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। इन्होंने आईसीबीएम, ये नाम देख लो पहले, सैटर्न 2, ये इंटर इंटर
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम, रशिया का, रशिया का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का है, आईसीबीएम है, मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन होगा, न्यूक्लियर वेपन होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो टेक्नोलॉजी जो है मीर वी वीएस, मीर वीएस जो है, ये टेक्नोलॉजी है जो एक साथ मल्टीपल जो टारगेट्स है उसको ये स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, 10,000 to 18,000 किलोमीटर का है रेंज इसका, वेरी गुड, एंड कैरी अप टू 10 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड, 10 टन का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। चलो स्टार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। एस SARAT, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। ठीक है, अभी ये क्या है भाई, टूल क्या है, स्टार्ट टूल क्या है, ये इट्स अ एड टूल, रेस्क्यू एड टूल। ठीक है, इंडियन इनिशिएटिव क्या है, इन्होंने एक डेवलप किया है समुद्री सूचना सेवा केंद्र, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेटिक्स जो सर्विसेज है, हैज डिप्लॉय एडवांस वर्जन ऑफ स्टार्ट टू एनहांस एक्यूरेसी एंड सपोर्ट, यही इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड, उसी तरह का है ये। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक नया ये आया है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत इसको डेवलप करने की बात कही गई, डेवलप अंडर मेक इन इंडिया इन 2016, और जो इसका पर्पस ही ये है बेसिकली फैसिलिटेट करेगा सर्च को, रेस्क्यू ऑपरेशन को एट सी बाय लोकेटिंग डिस्ट्रेस इंडिविजुअल्स और वेसल्स क्विकली। तो कोई भी जहाज फंस गया है, कोई बचाव, कोई डूब रहा है, उसको जल्दी से जाके बचाओ, ये टूल उसको बचाएगा। ठीक है, लोकेट वगैरह किया जा सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है, जेनेसिस क्या है, स्टैब्लिश 1999 में हुआ था ये, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, यानी कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये किसके अंडर में काम करेगा, पहले तो समझ लो ये इट्स ऑटोनोमस बॉडी, एक स्वायत्त संस्था है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा, फंक्शन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मैंडेट क्या होगा, प्रोवाइड ओशियन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विस टू सोसाइटी, सबके लिए है। और तो 24/7 अगर कोई भी सुनामी आ रही है ना, या कुछ और एक्टिविटी हो रही है, वार्निंग है, सुनामी है, स्टॉर्म है, सर्ज हाई वेव से आ रहा है, तो सुनते हो ना न्यूज में कि भाई मछुआरों को मना किया गया, फिशरमैन को, कि भाई ज्यादा डेप्थ में ना जाना, बस ये वही चीज है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा सुनामी एंड भूकंप फिर से इंपॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए, अगर अभी तक तो मार्च तो गुजर गया, 15 मार्च तक ही आपको पढ़ना था, तो सुनामी तो आके भूकंप बाद में आया है यूपीएससी ने। ठीक है, हालांकि वो एवरग्रीन टॉपिक है। चलो, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में पीसीएस के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, बट मेरे लिए कहना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि ये नहीं आएगा। ठीक है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी रिस्क अगर आपको बहुत वो नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, आईएएस के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप पढ़ सको तो ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ना, क्योंकि ये पीसीएस लेवल पे है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, बट पीसीएस के लिए, वो भी यूपी पीसीएस, आईएएस में अब थोड़ा सा अभी नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हो सकता है, बट सैन्य एक्सरसाइज को नहीं पूछा जाएगा। अब ये भी कहना, ये भी एक प्रिडिक्शन करना ही होगा मिसबा जी, कि जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो, एनवायरमेंट,
एनवायरनमेंट में अब थोड़ा सा फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट से पीसीएस में 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा, यूपी पीसीएस में मिनिमम। सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, उम्मीद तो यही कर रहा हूं। अच्छा, और एनवायरनमेंट में अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो बेसिक कुछ चीजें हैं वो आप देख लो पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम थोड़ा सा, ये बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, मैं शॉर्ट अभी करवा देता हूँ और उतना ही कर लेना, वो सफिशियंट होगा। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है भाई? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 23, ये जारी हुआ है। ठीक है, ये FSI, जो फॉरेस्ट जो ये है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है FSI, ये पब्लिश कर रहा है। कब से कर रहा है? 1987 से कर रहा है, और हर ये 2 साल में हो रहा है, एवरी 2 ईयर्स सिंस 1987। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, सबको कवर किया जा रहा है लगभग, और भी जिले को अभी ये किया जा रहा है। इंटायर इंडिया की बात हो रही है, आप ऐसे मान के चलो, सैटेलाइट वगैरह का यूज होता है। ठीक है, दो दो तीन चीजें हैं, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके घरों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसको कवर किया जाए, और एक होता है सिर्फ फॉरेस्ट में जो ट्री है उसको कवर किया जाए, तो फॉरेस्ट एरिया लगे। और वृक्ष आवरण, यानी अब जो फॉरेस्ट से बाहर है उसको भी, इसमें अर्बन एरिया भी आएगा, इसमें रूरल एरिया भी आएगा, दोनों आएगा। वृक्षावरण में 1 हेक्टेयर से जो छोटा है, वन क्षेत्र के बाहर, है ना, यानी इंक्लूड all tree patches outside the forest area less than 1 hectare, including scattered tree in rural and urban area। बहुत इंपॉर्टेंट, ट्री के लिए इंपॉर्टेंट। और वन एरिया क्या है? फॉरेस्ट कवर जो है ये ऑल लैंड्स लार्जर देन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का एक कम है और एक ज्यादा है। ठीक है, जहां पे अगर डेंस की बात करें सभी कुछ शामिल होगा इसमें। उसका जो बैम्बू है, ऑर्चिड है ना, एंड पाम है, इस रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप एंड लैंड यूजेस, आप किस तरह का लैंड यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ इसमें शामिल होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। अब आ जाओ थोड़ा सा, वन क्षेत्र, अधिसूचित वन क्षेत्र, यानी फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो एक तो यार फॉरेस्ट एरिया हो गया, और एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये क्या है? तो सरकार के रिकॉर्ड में कानूनी रूप से, ठीक है, लैंड लीगली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, distinct from forest cover, which refers to actual tree presence on any land। यानी ये वन आवरण से भिन्न है, फॉरेस्ट कवर से भिन्न होगा, क्योंकि वन आवरण में वास्तविक पेड़ों की उपस्थिति मापी जाती है, चाहे वो किसी भी भूमि पर हो, पर यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर इस एरिया में ही मापी जाएगी, मेजर किया जाएगा। ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक डेफिनेशन है, यहां से क्वेश्चन एक रहेगा। तो आप क्या कर लो, ये 2 पॉइंट याद कर सकते। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या क्या है? कनॉपी जो डेंसिटी है 70% एंड अब वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर बोला जाए तो, मॉडरेटली अगर डेंस फॉरेस्ट बोले तो 40%, तो 70% के बीच ये वेरी करेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसका मेन जो ये है वो देख लेते हैं। ठीक है, टोटल कवर एरिया क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, डेटा को बिल्कुल छोड़ देना। अभी काम की चीज क्या है वो देखते हैं, रुक जाओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें देख लो, कुछ यूनिक मिल जाए। ठीक है, क्या कोई चेंजेस इज फॉरेस्ट डेंसिटी में कोई चेंजेस हुआ है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये एक पॉइंट, बस कोई चेंजेस नहीं हुआ है अभी। एक ये हो गया आपका, वेरी डेंस फॉरेस्ट में नो चेंजेस, एक पॉइंट ये याद रख लो। ठीक है, अच्छा,
वन को हानि हुई है, ठीक है। सबसे अच्छा, हाँ ये भी एक थोड़ा सा फैक्चुअल है। एमपी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जो है, टॉप स्टेट विथ फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, मध्य प्रदेश में हुआ सेकंड, अरुणाचल प्रदेश में थर्ड, महाराष्ट्र में। आप सिर्फ स्टेट के नाम देख लो। शिवांगी है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है मैंने? जो लॉन्ग वाले जो टॉपिक्स है ना मैडम जी, ये वाला पीसीएस के लिए है, इसलिए नहीं पढ़ाया है। और जो बड़े टॉपिक है उसको हम पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए होगा वो हम इसको देख लेंगे। कुछ लाइनें होगी वो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी हम इसको भी कवर करेंगे। बट अभी पहले प्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है शिवांगी जी, चलिए। जैसे कि भाई मैं अभी इथिक्स छोड़ दूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो मेंस में कवर किए जाएंगे, तो मेंस वाला तो पूरा छूटेगा अभी। और कुछ मेजर जो है उसको भी, हाँ। हाँ तो मैंने मेंशन कर दिया ना। अरे भाई तो मेंशन कर दिया कि प्री के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखना है। कोई कॉन्सेप्ट है या कहीं पे, क्योंकि ये सारा पढ़ना है आपको। ठीक है शिवांगी जी, चलिए। अभी जो मैं इसको भी बता पढ़ा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो फॉरेस्ट कवर एरिया, यहां फोकस कीजिए। टॉप स्टेट जो था, टॉप स्टेट विथ फॉरेस्ट कवर डिक्रीज। अब देखो, सबसे ज्यादा इंक्रीज भी हुआ है, वृद्धि भी हुआ है, और डिक्रीज भी हुआ है। फिर कर्नाटका आ गया, फिर लद्दाख हो गया, और फिर नागालैंड। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आईएएस के लिए। ठीक है। वृक्षावरण में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये फर्स्ट और सेकंड। तो आप ये यूपी पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं। और आप ये जो पॉइंट है छत्तीसगढ़, ये सबसे ज्यादा आपका टॉप स्टेट विथ फॉरेस्ट कवर, जो स्टेट विथ लार्जेस्ट ट्री कवर इंक्रीज हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है हमारी काम की चीज। ठीक है, कार्बन स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है वो छोड़ दो, इंक्रीज हुआ है, बस ये याद रखो। बांस वगैरह जो है, बैम्बू रिसोर्स, जो रिसोर्सेज स्टेट है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंग्रोव की बात करें तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार में मैंग्रोव कवर एरिया है। ठीक है। टॉप थ्री एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा है। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट फायर से डिक्रीज हुआ है, ये किस ईयर में हुआ है? 21-22 में कमी आई है। सबसे ज्यादा जो जो टाइगर रिजर्व है, वेरी हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर है, नागार्जुन एट श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश। और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और वाल्मीकि बिहार में आग लगने की खबर आई। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसे भी है, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। हाँ हाँ, बता रहा हूँ कैसे कैसे कैसे। वेरी गुड, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ से। हाँ, अब देखो मिसबा जी जवाब देना चाहेंगी? मिसबा जी, फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा हानि भी इसी इसी को उठानी पड़ी। जैसे कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री में, हाँ जैसे एक क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है सल्तनत पीरियड में, कि भाई सल्तनत पीरियड में सबसे ज्यादा जो एरिया एक्वायर जो है वो किसने किया था, किसके टाइम पीरियड में था? एमबीटी। और सबसे ज्यादा लूज किसने किया? एमबीटी। ये नाम ये पता है आपको? बताया था पहले भी। बस ये वही चीज है। ठीक है राज, क्लियर हुआ? अब ये देखो,
ऐसे भी अगर आप, हाँ, यहाँ यहाँ भी देख लो पहले थोड़ा सा, कितना इंक्रीज हुआ था, 857, और इतना फिर कम हो गया, तो फिर भी बढ़ा ही है ना बॉस। कमी सबसे ज्यादा हुआ, बढ़ा भी, फिर कम हो गया, लेकिन फिर भी बढ़ा। साइज तो यार 200 रुपए में से, आपको मैंने पहले 200 रुपए दिए, 200 में से 150 ले लिया, फिर भी 50 रुपीज आपके पास बचा हुआ है, तो इंक्रीज ही माना जाएगा। बट डिक्रीज में सबसे ज्यादा डिक्रीज इसी का ही हुआ है, बढ़ा भी ये था, डिक्रीज भी इसी का ही हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल यही बात। ठीक है, चलो। सेक्रेट वन, सेक्रेट फॉरेस्ट, ठीक है, सेक्रेट ग्रोव्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक ये कि भाई जो कुरान जैसे पवित्र जो सेक्रेट वन, उसकी पहचान की जाए। राजस्थान सरकार को कहा है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो ये पहले होता क्या है, तो ये छोटे छोटे क्या है बेसिकली, डेफिनेशन क्या है कि द सेक्रेट ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन प्रोटेक्ट ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। प्राकृतिक वनस्पति के वो टुकड़े हैं जो वहां के लोकल्स जो हैं, आइदर वो रिलीजियस पर्पज से और कल्चरली पर्पज से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी ने एक बार पूछा भी है सर, 2013 या 14 में पूछा है, C2 और इन सीटू, एक्स सीटू और इन सीटू। यूपीपीसीएस ने भी पूछा कि क्या सेक्रेट वन इसमें आते हैं या नहीं आते हैं उस कैटेगरी में। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें तो पूरा, अच्छा इसका है, ठीक है। हम्म हम्म, इसको भी, अब ये चूंकि बड़ा बड़ा टॉपिक है और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इसको कल हम कराएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी, जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा एक साथ ही करवाया जाए। बट एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्री के लिए बहुत कुछ है। वैसे टॉपिक जैसे कि सिक्योरिटी है, तो वो बेसिकली, या आईआर है, तो उससे क्वेश्चंस कम आते हैं और नहीं के बराबर है। ठीक है, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट एनवायरनमेंट का पूरा देखते हैं। ठीक है, चलो। इंडिया में बात करें तो 1 लाख से, आयुसीएन के हिसाब से अगर बात करें तो 1 लाख टू 150, 1.5 जो है पवित्र सेक्रेट ग्रोव्स है आयुसीएन के अनुसार। ठीक है, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है इसको। इंपॉर्टेंट है, कहाँ का, मेघालय का। ठीक है, चलो। तो ये इसको स्टेटस जो मिल गया आपको कि भाई सुप्रीम कोर्ट जब देता है कि भाई आप कहाँ इसको ये कर रहे हैं, कौन कौन सा ये है, इसको अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है इसके लिए। ठीक है, और 1972 का कम्युनिटी रिजर्व के तहत इसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, मंत्रालय यही, जो मिनिस्ट्री है वही इसको देखेगा। इंपॉर्टेंट लाइन जो सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, चिन्हित कर लिया जाए। ठीक है, ये जो पारंपरिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है, ये तो ठीक है, चलो हटाओ। ये एक और मॉडल है, फिर लांत्री मॉडल, ये राजस्थान में है। वो इको इन्वायरमेंटल मॉडल जो है, ये अपनाने की बात की जा रही है कि प्रत्येक जो वहां पे अगर बेबी गर्ल चाइल्ड होते हैं तो 101 पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो। क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब, तो चलो पेड़ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना। कुरान वहीं पे है। ठीक है, और इसमें इन्वेसिव स्पीसीज जो है, उनके नाम आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पवित्र उपवनों को, जो इन्वेसिव जो स्पीसीज है बाहर की, जो घास, खरपतवार जिसको कह सकते हैं, वो और किसी पेड़ पौधे को फिर वहां पे पनपने नहीं देंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए, तो वही बाड़बंदी कर सकते हैं, फेंस बना सकते हैं, है ना, ये सब चीजें कर सकते हैं। ये था आपका
प्री के लिए, ठीक है। चलिए, अब नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। बेतवा के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है, आधारशिला रख दी है। कौन कौन सी नदी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका जो केन बेतवा जो है, इट्स अ इंटरनेशनल, सॉरी, इंडिया नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, NRLP का, उसी का प्रोजेक्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो केन नदी का जो जल है वो बेतवा नदी के जल तक पहुंचाया जाएगा। केन का जल हम बेतवा तक लेके जाएंगे, ठीक है। 2030 तक इसको पूरा करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों तक ये फैली हुई है। बुंदेलखंड एरिया को, जो डॉट एरिया है, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। फेज 1 में ये देखो, दौरान बांध कहाँ पे है? पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थित है ये सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए और पावर जनरेशन के लिए है, इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। चलो, ये हो गया। सेकंड फेज में क्या होगा, ये जो वाटर स्कार्सिटी है उसके समाधान करने के लिए है, ठीक है। 50 के दशक में सर आर्थर कॉटन ने 1850 में ये विचार दिया था कि सभी जो नदियां हैं आपस में उनको इंटरलिंक कर दिया जाए। बार बार इसमें के एल राव ने भी फिर बाद में उठाया था कि भाई बिजली और इरिगेशन के लिए आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 80s में के डेकेड में क्या किया गया, एक नेशनल जो है प्रोजेक्ट बना, ठीक है। 1982 में क्या किया गया, इसको लाया गया। चलो ठीक है, इसको कहाँ गया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये बनाया गया। इसके बारे में डिटेल मैंने बता रखा है आपको। 21 में एक अथॉरिटी बन गई, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी। ये NRI को ने किसको रिप्लेस कर दिया, NWDA का स्थान लेगा। NWDA क्या है, इसका स्थान अब क्या लेगा, ये ले लेगा। तो इसके स्ट्रक्चर पे बात होगी, स्ट्रक्चर मैंने करवा रखा है आपको पहले, ठीक है। पर्पस क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुल मिला के गंगा ब्रह्मपुत्र से लेकर जो भी हिमालयन जो रिवर है उसको भी जोड़ना है। 16 में जो रिवर लिंकिंग है, ये बेसिकली आपको पेनिसुलर जो रिवर्स है उन, केन बेतवा गोदावरी कृष्णा, है ना, और स्टेट टू इंट्रा स्टेट लिंक्स, यानी स्टेट लेवल का जो वाटर मैनेजमेंट है वो उसको जोड़ना है। तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डूबे का क्या क्या होगा, सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो ठीक है, वो एक अलग चीज है। इसको हम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्री। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, एक ड्राफ्ट बनाया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया, इसी बेसिकली जो लाया गया था आपका, जो कानून लाया गया, लॉ लाया गया, उसी के अंडर में एक रूल भी बनाया गया है, ठीक है। रूल में क्या है कि भाई इसमें जो CPCB है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वार्षिक रिपोर्ट जो है, एक ईयरली रिपोर्ट प्रणाली स्थापित करेगी। जैसे कि आप कितनी नदियां जो है सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या प्रदूषित हो रही है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी पे जोर होगा, ये सब चीजें हैं। इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री काम कर रही है। सेग्रीगेशन के लिए अब सफाई कर्मियों को जुर्माना लगाने और उसको अविभाजित कचरे को संग्रह ना करने का अधिकार मिलेगा। अगर आपने गीला कूड़ा सूखा कूड़ा नहीं कर रखा है तो वो भी इनके हाथ में होगा। विस्तारक उत्पादक जो कूड़ा जो जनरेट करेंगे, ठीक है, जो भी, उनके लिए क्या है, उनको भी शामिल किया गया है कि भाई प्रदूषण भुगतान करो, वो प्रिंसिपल पे। और इन्वायरमेंट को अगर आप डेंट लगा रहे हो तो वहां उससे आपको कुछ फाइन पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलो, तो स्थानीय निकायों को पराली जलाने से रोकने का दायित्व दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत सहित जो लोकल बॉडीज है उनको दिया गया है कि भैया आप देखो अपने जगह। ऑन साइट कचरा को प्रोसेस करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। अब एक कूड़े करकट से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हर तरह की प्रॉब्लम आती है, उसको यहाँ मैं नहीं कवर नहीं करवा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक
कई बार मल्टीपल टाइम्स मैंने करवा दिया है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां तक रहेगी आज। बताइए। ठीक है, वायु प्रदूषण, इसको हम कल देखेंगे। क्लियर है जी मिसबा जी? तो सॉल्यूशन देखो, मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन इतना इजी होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो वो एकदम एप्लीकेबल, मतलब बहुत ही इजी वे में, मतलब हलवा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। वो टेक्निकल अगर हो तो बताओ, नोट्स में इतना सफिशिएंट है, एक बार रीडिंग लो तो भी हो जाएगा। बट आपके बदले मैं रीडिंग लेके आऊं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स पे, और जो प्री वाला टॉपिक है, प्री का मेंस है, तो ठीक है मैं उसको पूरा करवाऊंगा शिवांगी जी। ठीक है, अभी हमारा फोकस प्री के लिए, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो पीसीएस हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।